डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोटीन क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज फ्लूइड मैकेनिक्स 2022 के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एनालिसिस करने वाले हैं। एक वीडियो हम बनाए थे 2018 के और 2020 और 21 में आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जामिनेशन पोर्शन के नहीं हुए थे, प्रमोट हो गए थे और फ्लूइड मैकेनिक्स के एग्जाम नहीं हुए थे। तो 18 के बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर 22 में 2 बार एग्जाम हुए हैं, दोनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 के पहले एक बार एग्जाम हुआ था, 22 में दोबारा भी एग्जाम हुआ था, तो दोनों क्वेश्चन मेरे पास है। तो आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको एनालिसिस करते हैं, फिर अगले क्लास में हम एक और लेके आए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे हम लोग। जैसे आप देख रहे हैं कि 2022 और लिखा हुआ है, थर्ड सेम एग्जाम हुए थे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक मैकेनिक्स। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या है क्वेश्चन? द स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्वेश्चन है कि द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज द रेसिप्रोकल ऑफ, यानी किसी भी लिक्विड का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वह क्या चीज का रेसिप्रोकल होता है। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बटा मास, और हम जानते हैं कि मास बटा वॉल्यूम को मास डेंसिटी बोलते थे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम और हम जानते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी मास बटा वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी। तो किसका रेसिप्रोकल होता है? मास डेंसिटी का। याद करेंगे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास डेंसिटी, क्योंकि हम जानते हैं मास डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो इसी का तो उल्टा है वो ना। तो कंप्लीट हो गया। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका रेसिप्रोकल होता है? मास डेंसिटी का। मास डेंसिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा। तो अब स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो यूनिट होगा, वॉल्यूम का मीटर क्यूब पर केजी। याद क्या करेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर केजी, जबकि मास डेंसिटी का होता है केजी पर मीटर क्यूब। ये सब ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका रेसिप्रोकल होगा? मास डेंसिटी का। किसका होगा? मास डेंसिटी का। सेकेंड क्वेश्चन है बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ। याद होगा आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे, बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं। मॉडुलस को क्या चीज से डिनोट करते हैं? के से। और इसका मतलब होता है आइडेंटिकल प्रेशर। सिंपली आप अगर पढ़े होइएगा तो आइडेंटिकल प्रेशर बटा क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और आइडेंटिकल प्रेशर करने का मतलब बाद में जब प्रेशर लगाते हैं तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप करता है? डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। याद क्या रखेंगे? तो भाई ये तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो शेयर स्ट्रेस बटा शेयर स्ट्रेस। ये तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। शेयर नहीं, डायरेक्ट होना चाहिए। स्ट्रेन बटा स्ट्रेस नहीं होगा, ऊपर स्ट्रेस होना चाहिए। ये दो तो पहले गलत हो गया, दो में ऊपर स्ट्रेन है, पहले क्या होना चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए। शेयर तो होगा नहीं। कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मेरा ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एक और क्रॉस क्वेश्चन बन जाते हैं। वो क्रॉस क्वेश्चन है क्या, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बल्क मॉडुलस किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कंप्रेसिबिलिटी का। याद करके रखेंगे बल्क मॉडुलस किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। याद करके रखेंगे बल्क मॉडुलस किसका रेसिप्रोकल होता है? कंप्रेसिबिलिटी का। तो ये भी आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
एसवीटी का अपना फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज फॉर मेजर द फ्लूइड प्रेशर। तो कोई भी फ्लूइड को प्रेशर मापने के लिए हम बताया था कि मैनोमीटर होता है। आप हाइग्रोमीटर से नहीं माप सकते, थर्मोमीटर तो टेम्परेचर मापता है, कैलोरीमीटर हीट को मापता है, हाइग्रोमीटर क्या करता है, ह्यूमिडिटी को मापता है। तो आपको क्या चीज़ मापना है, मैनोमीटर। मैनोमीटर से आप क्या मापते हो, प्रेशर मापने वाला है। क्या कहते हैं, मैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, प्रेशर मापते हैं। ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन इतना ईजी है कि आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार की तकलीफ तो हो नहीं रही होगी, अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। आप क्या कीजिए, बस मेरा लेक्चर आप देखते रहिए। 4-5 हम लाएंगे आपको, प्रीवियस 4-5 साल के क्वेश्चन है, उसके ऑब्जेक्टिव आपको करा देंगे। उसके साथ हम लोग करते क्या है कि उसके और जो क्रॉस क्वेश्चन होने वाले उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम भी बताते चल रहे हैं ताकि आपको मदद मिलते चले। नेक्स्ट है पॉपुलरली यूज डिवाइस फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट। काफ़ी कम प्रेशर को मापने के लिए हम लोग इंक्लाइन सिंगल कॉलम यूज करते हैं, क्योंकि इंक्लाइन होने के कारण थोड़ा भी वेरिएशन होता है तो उसको माप कर दे देता है, बहुत सेंसिटिव होता है। काफ़ी कम प्रेशर भी मापना है तो इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होगा कि ये किस प्रकार से होता है, इस ट्यूब के अंदर प्रेशर को मापना है, इस प्रकार से होता है ना, तो इंक्लाइन याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज इन फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर एनालिसिस। यानी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ को मापने के लिए, मेजर करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम होता है यूलेरियन मेथड। कौन सा मेथड यूज किया था, यूलेरियन मेथड है। पूछा जाएगा इसका यूज कहाँ पे करते हैं, प्रेशर के एनालिसिस करने के लिए, वेलोसिटी का एनालिसिस करने के लिए, एक्सेलरेशन का एनालिसिस करने के लिए। ये सारे कामों के लिए किसका यूज किया जाता है, यूलेरियन मेथड का। कहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो ये चीज़ बात में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए कि यूलेरियन मेथड फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके बहुत सारे जो भी पैरामीटर है, जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, इस सब के एनालिसिस करने के लिए। 5 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। छठा है ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ ए वाल्व। जब एक वाल्व को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, खोलते हैं इन ए पाइपलाइन, तो क्या होता है, द फ्लो इज, तब उस समय उसके फ्लो को क्या बोलते हैं। तो जैसे ही पाइपलाइन को खोलिएगा तो उस समय जो फ्लो होगा अनस्टेडी होगा। क्या होगा, अनस्टेडी होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा। याद रखें, दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो आप बना सकते हो, या दोनों रहेगा तो। जैसे ही पाइप खोलिएगा उस समय जो पानी निकलता है तो काफ़ी अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो अनस्टेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनर लॉसेस डू नॉट मेक एनी सीरियस इफेक्ट। हम बताए थे कि लॉसेस 2 प्रकार के होते हैं। जितने भी हेड लॉसेस होते हैं कितने ग्रुप में बांटा गया है, 2 प्रकार से। एक को बोलते हैं माइनर लॉस, एक को बोलते हैं मेजर लॉस। एक होता है माइनर लॉस, एक क्या होता है, मेजर लॉस। माइनर लॉस का मतलब अगर उसका शेप साइज बेंड कर गया, जैसे बेंडिंग के कारण मुड़ गया, सडन अचानक से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब घट गया उसका एरिया, सडन इनलार्जमेंट, ये थोड़ा सा होता है इनलार्जमेंट। और जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर लॉस। तो याद करके रखेंगे, फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है मेजर लॉस, और माइनर लॉस किसका कारण होता है, ज्योमेट्री में चेंज करेंगे। जैसे सडन अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, अचानक से क्या हो गया, घट गया। तो इस प्रकार का जो लॉस होता है माइनर लॉस होता है। तो बोला कि माइनर लॉस को ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है किस केस में, सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो काफ़ी लंबा पाइप है तो उसमें थोड़ा मोड़ा मुड़ भी जाता है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो लॉन्ग पाइप के अंदर माइनर लॉस के इफेक्ट को कंसिडर नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट है द हेड लॉस थ्रू द फ्लूइड फ्लोइंग पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन। अभी तो बताएं, फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होगा उसको क्या बोलेंगे,
मेजर लॉस। फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होते हैं उसको क्या बोलते हैं होगा, मेजर लॉस। और मेजर लॉस निकालने के दो फॉर्मूला होता है, डार्सी इक्वेशन और एक होता है चेजी इक्वेशन। चेजी इक्वेशन बराबर बी होता है अंदर सी रूट एम आई, याद होगा। और डार्सी इक्वेशन में एच एफ लॉस होता है ना, 4FL वी स्क्वायर बाई 2GD। तो ये सब फॉर्मूला आपको माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, द फोर्स एनालिसिस ऑन द कर्व वेन इज अंडरस्टूड यूजिंग। यानी जैसे ये कर्व वेन है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इसको समझने के लिए हमको याद होगा जब हम प्रूव कर रहे थे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता था, एक ट्रायंगल यहाँ बनता था, इसका नाम होता है वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम। क्या होता है, वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम। तो किसी भी कर्व वेन के ऊपर अगर आपको कितना फोर्सेस लग रहे हैं उसको अगर समझना है तो कौन सा डायग्राम यूज करते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, काफ़ी अच्छे होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा है, घबराइए मत, बस आप देखते रहिए। ब्रेकिंग जेट इन एन इम्पल्स टरबाइन यूज। याद होगा जब इम्पल्स टरबाइन पढ़ाया जा रहा था तो इस प्रकार का टरबाइन होता है, थोड़ा धीरे से होगा। और यहाँ से नोजल से पानी आकर क्या करता है, स्ट्राइक करता है इसे, ठीक है। जब नोजल से टकराता है तो ये काफ़ी हाई वेलोसिटी से चलता है, लेकिन कभी रोकना पड़े कम समय के अंदर तो इधर से उल्टी दिशा में हम पानी प्रवाह कराते हैं, इसका नाम होता है ब्रेकिंग जेट। थोड़ा सा नोजल लगा होता है तो ब्रेकिंग जेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि जब हम इसको रोक भी दें तो थोड़ा समय इनर्शिया का रोटेट करते रहता है, तो इसको रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्रेकिंग जेट। यानी ब्रेकिंग टू ब्रिंग द रनर टू रेस्ट इन शॉर्ट टाइम, यानी काफ़ी कम समय के अंदर इसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल इज यूज इन हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन के अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, जितने भी भाई पंप है और टरबाइन के अंदर जो फोर्स के एनालिसिस करते हैं तो हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से इन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स mv माइनस mu बटा टी, जो फोर्स अप्लाई होता है इक्वेशन सोल्व किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा। तो जितने भी हाइड्रोलिक टरबाइन है उसमें फोर्स जो लगता है वो किसके द्वारा निकाला जाता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के द्वारा। कंप्लीट है। पेल्टन व्हील टरबाइन, ये भाई समझ लीजिए, ये हमेशा लगातार आपसे पूछते रहता है पेल्टन व्हील टरबाइन कौन सा है। पहले तो ये देखिए, पेल्टन व्हील टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन है। कौन सा टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन है, ठीक है ना। और ये कौन सा फ्लो होता है, टेंजेंशियल फ्लो होता है। कौन सा फ्लो होता है, टेंजेंशियल फ्लो होता है, ठीक है। दूसरी का इसका इस्तेमाल हाई हेड के केस में करते हैं, यानी हेड काफ़ी अधिक ऊंचाई थे, लगभग 600 मीटर से 1000 मीटर तक के लिए। और डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, लो डिस्चार्ज। याद करके रखिएगा पेल्टन व्हील के टर्म में कि पेल्टन व्हील टरबाइन इम्पल्स टरबाइन और कौन सा है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। इसका इस्तेमाल हाई हेड के केस में और लो डिस्चार्ज के केस में किया जाता है। तो कभी भी इसी में आपसे क्वेश्चन बना सकता है, कोई दिक्कत। तो कौन सा होगा, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए फिर यहाँ पे पूछ ही लिया कि इम्पल्स टरबाइन रिक्वायर्ड, तो इम्पल्स टरबाइन का भी नाम बताएं कौन सा है, पेल्टन में। तो इम्पल्स टरबाइन का इस्तेमाल अभी बताया, हाई हेड होना चाहिए, हेड क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो हाई हेड और लो डिस्चार्ज पेल्टन में। कौन सा, हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए कौन सा यूज करेंगे, पेल्टन में। लेकिन हाई डिस्चार्ज और लो हेड के लिए कौन सा यूज करेंगे, कैप्लान टरबाइन। कौन सा, कैप्लान टरबाइन। और जो मीडियम हेड और मीडियम के लिए कौन सा होता है, फ्रांसिस टरबाइन,
तो ये सब चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज टू। हम बार बार कल चर्चा भी कर रहे थे, पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि ड्राफ्ट ट्यूब एक इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप होता है जिसका यूज, इसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब। इसका यूज हम लोग किस में, रिएक्शन टरबाइन, कहाँ पे यूज होता है, केवल रिएक्शन टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसी दो में किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ यूज होता है, रिएक्शन टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर। ये इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है। यह बबल फॉर्मेशन या फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए, यानी समाप्त करने के लिए यूज किया जाता है, रिड्यूस करने के लिए, बचाने के लिए, तो प्रिवेंट करने के लिए। तो बोला कि फ्लो सेपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है, ड्राफ्ट ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम। याद होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, थोड़ा सा याद कीजिए। ये शाफ्ट होता है, इस प्रकार से इसका क्या होता है, मुड़ा हुआ इस प्रकार से इसका इनलेट होता है। पानी इसमें कहाँ से आता है, सेंटर पे, और गांव के जो पंप होता है इसमें नाच कर इस बाहर से क्या होता है, रिटर्न होता है और ऊपर जाता है। तो आपको पूछा गया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है कहाँ से होता है, इसको रोटर बोलते हैं। ये रोटर नाचता है तो इस कहाँ पे जाता है, इस फ्लूइड के अंदर। तो रोटर टू फ्लूइड, एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ से होता है, रोटर से कहाँ पे, फ्लूइड है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में इनलेट यानी लिक्विड आता कहाँ से, तो सेंटर पे आता है और निकलता कैसे, रेडियल डायरेक्शन में। तो इनलेट क्या होता है, एक्सिस के अलोंग होता है, यानी सेंटर पे होता है, निकलता कहाँ से, रेडियल में। आप तो अपने गांव में भी देखो, ये जो पंप होता है पानी पटाने वाला यही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप लिक्विड इंटर एट द। अभी तो बताया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड कहाँ से आता है, कहाँ पे, सेंटर पे, और निकलता क्या है, रेडियस के लो, इस प्रकार से निकलता है। आप पानी में जैसे ही आप तालाब में सक्शन पाइप डाल के कहाँ से, पंप के बीच में तो जोड़ते हैं ना, आपके घर में पानी पटाने वाला मशीन होगा उसमें देख सकते हैं। तो इनलेट कहाँ से आता है पानी भाई, सेंटर पे, टॉप पर तो होगा ना, एट द सेंटर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है सेंट्रीफ्यूगल पंप से, इसका जो ब्लेड होता है अधिक इफिशियंसी लेना है तो बैकवर्ड मूव किया जाता है कि फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड यानी उल्टी दिशा में। जब आप सेंट्रीफ्यूगल पंप का न्यूमेरिकल बनाए हुए तो इस प्रकार का पंप पर होता है। इफिशियंसी किसका अधिक होता है, बैकवर्ड, अगर कर्व वैन है, अगर उसका ब्लेड कैसा है, बैकवर्ड मूव किया है, बैकवर्ड मुड़ा हुआ है, तो उसका इफिशियंसी क्या होता है, अधिक होता है। यह भी ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया, लगातार क्वेश्चन आते जा रहे हैं उसी टॉपिक के। बोला है कि इन सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम इफिशियंसी इज ऑब्टेन। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर मैक्सिमम इफिशियंसी प्राप्त करना है तो व्हेन द प्लेट कैसा मूव होना चाहिए, बेंड बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड मूव किया है तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस प्रकार से आपसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये देखिए NPSH, पहले तो समझिए NPSH क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है ना, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPS का पूरा नाम होता है। ये होता कैसे निकालते हैं, NPSH निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप करें क्या कि आपके जो पंप होते हैं उसके अंदर सक्शन प्रेशर होता है, तो सक्शन प्रेशर माइनस
सक्शन प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर, याद करके रखेंगे। ये फॉर्मूला होता है एनपीएस निकालने का, एनपीएसएस निकालने का, और ये इनसाइड द पंप पर डिपेंड होता है। तो किसकी बात होती है? हमेशा पंप के अंदर की बात होती है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। जितने भी पिस्टन सिलेंडर वाला पंप होते हैं सब क्या होते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप दो होते हैं, एक सिंगल एक्टिंग होता है, एक डबल एक्टिंग होता है। सिंगल एक्टिंग होता है और क्या होता है? एक डबल एक्टिंग होता है। सिंगल एक्टिंग का डिस्चार्ज कल बताए थे, ALN/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और डबल एक्टिंग के लिए Q बराबर 2 होता है 2LN/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, यह भी रेसिप्रोकेटिंग पंप का ही है कि स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप डिफाइन है। पहले तो समझिए स्लिप क्या होता है। तो पंप के अंदर जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज QT, और जो एक्चुअली में पानी डिलीवर करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिस्चार्ज बोलते हैं। और एक्चुअल डिस्चार्ज हमेशा क्या होता है? कम होता है थ्योरेटिकल से। तो दोनों का डिफरेंस स्लिप का मतलब होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज, और हमेशा इसको परसेंटेज में दिया जाता है। तो Q थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई 100, इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो बोला कि डिफरेंस ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। रेशियो तो कभी होता नहीं है, सम तो कभी होता ही नहीं है। आपको ये सर यहाँ पे थ्योरेटिकल एक्चुअल लिखा है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखिए। होता कभी कभी है कि अगर एक सिचुएशन आता है नेगेटिव स्लिप, और उस केस में एक्चुअल डिस्चार्ज ही बढ़ जाता है, थ्योरेटिकल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उस केस में हम लिख देते हैं Q एक्चुअल माइनस Q थ्योरेटिकल। ये डिफरेंस होता है, हमेशा माइंड में यही रखना है। आप सब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो लाभदायक रहा होगा और आपको अच्छे समय समझ में आ रहा होगा, और आपको ये प्लेटफॉर्म एग्जाम में मदद करेगी। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और पॉजिटिव सोच के साथ एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए।